Good morning, everyone. Welcome to day 6 of the virtual makeup week. This is Kanishka, the editor of Professional Beauty, and today I have with me ace makeup artist Vikram Gaikwad. This is an exclusive talk with Vikram, who is a multiple award-winning makeup artist. He has created a unique imprint in the Indian film industry for himself. He has trained more than 8,000 underprivileged youth and from small cities and rural areas. He's also trained around 135 makeup artists in the art of professional artistry for the film industry. And today he's joining us to discuss the magic of makeup. Welcome on board, Vikram. It's lovely to have you here. Hi, Hi. How are you doing? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay. Um, Vikram, we would like to know from you how you started your journey in makeup artistry. पहले क्या इंस्पिरेशन थी जिससे आपने इस फील्ड में कदम रखा? अब मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ। बचपन से अच्छा, इसका मतलब क्या है जी, कि when I was in school, like हम्म, fifth or sixth standard, जी, हम लोग छोटे बच्चों के जो चिल्ड्रंस ड्रामा होते हैं उस पे काम करते थे, वो देखने जाते थे। ओके, So always एक ओल्ड मैन मेकअप जो कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हम्म, मूछ निकाले राक्षस बना रहे हैं, किसी को विच बना रहे हैं, एंड दैट always attracted me. हम्म, So instead of acting, I used to sit over there with him and practice the makeup. So ओके, then my preceptor, my guru, या, he told me that you learn this art. This art will help you in the future. If you don't do anything, you can. I mean, you have a skills. या, सो उस तरीके से मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर चलते गया, देन आई ज्वाइन फिल्म इंस्टीट्यूट, देन सिनेमा, द जर्नी वाज लाइक दैट. ओके, सो आई myself decided to do career in makeup only in my childhood. ओके. I don't wanted to become an actor, I don't wanted to become an engineer or doctor or anything. Wanted to become a makeup artist only. सो यू आर अ रेयर ब्रीड. आपने बहुत पहले ही जान लिया था कि आपको मेकअप आर्टिस्ट्री में ही अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना है. लेकिन इसके बावजूद भी ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी आपके लिए. तो क्या चैलेंजेस थे इस जर्नी में? मेरे गुरु बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, ओके, गांधीवादी थे, उनका नाम है बबन राव शिंदे. उन्होंने मेरे को एक ही चीज कही थी कि दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वो हम टॉयलेट साफ करने का काम है, हमारा बाथरूम साफ कर रहा है, कोई प्रोफेशन है, तो ऐसा बाथरूम साफ करना चाहिए कि हमको लोगों ने आके बोलना चाहिए कि आपके बंदे जैसा बाथरूम साफ किया किसी ने देखा नहीं, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया इतना साफ. आप प्रवाह में बहते रहो, जो स्ट्रीम है उसमें बहते रहो, आपको खुद को पता चलेगा जिस दिन ताकत आएगी आपके बाजुओं में, उल्टा हाथ कैसे मारना है. तो मैंने इतना ही सोचा था, मेरे को चैलेंजेस कुछ नहीं आए. ओके, हाँ, मैं ईमानदारी से काम करते गया, सामने वाले को वो ईमानदारी भा गई, वो काम देते गया. आज भी मैं प्रोफेशनल हूं, लेकिन मेकअप ये मेरा शौक है. ओके, तो ये शौक प्रोफेशन में बदल गया, लेकिन शौक के तौर पे, क्योंकि शौक ही इंसान को जिंदा रखता है, बिल्कुल, इंटरेस्ट दिलाता है. सो बिल्कुल. वो स्टोरी है. और आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और ट्रेनिंग के वो दिन कैसे थे आपके? ट्रेनिंग के दिन बहुत ही अच्छे थे, स्ट्रगल था, हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आपको अगर उसमें फन है, आपको अगर वो काम बहुत अच्छा लगता है, तो स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता. मैं ओके, दिन रात काम करता था, दिन रात. हम्म, ट्रेनिंग मेरी हुई मिस्टर बबनराव शिंदे, उनकी ड्रेपरी की शॉप थी. ओके, ड्रेपरी मतलब कॉस्ट्यूम्स, हाँ, कॉस्ट्यूम्स रेंटल में देते थे वो. अच्छा, तो मैं उनके साथ उनके शॉप में बैठता था, वहां पर गदाएं होती थी, धनुष बाण होता था, और सब
हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल चीजें होती थी वहां पर पड़ी हुई, तो वहां से मैं ओके, निकलता ही नहीं था, उन चीजों में मैं खो जाते थे। इन्वॉल्व खो जाता था मैं। तो अ, वो मुझे छोटे छोटे नाटक के लिए भेजते थे, फिर संगीत नाटक के लिए भेजने लगे, फिर माइथोलॉजिकल नाटक के लिए भेजने लगे, और मैं कॉस्ट्यूम्स और मेकअप दोनों करता था। ओके, हाँ, जैसे नारद मुनि है, विष्णु भगवान है, हमारे संगीत नाटक में ये पूरा कल्चरल कैरेक्टर्स पूरे होते थे। जी, हाँ, संगीत नाटक में भी बहुत पुराने कैरेक्टर्स होते थे, अंग्रेजों के वक्त के, राजा महाराजाओं के वक्त के, भगवान देवलोक के ऐसे कैरेक्टर होते थे। तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो उसमें हुई, ओके, और पूरे महाराष्ट्र में करीब करीब 200-300 एक्सपेरिमेंटल थिएटर की कॉम्पिटिशन्स होती थी। उन कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता था मेकअप के लिए, दिन रात। उसके बाद में एक सीजन ऐसा आता था कि स्कूलों में, स्कूल के गैदरिंग्स को मेकअप करते थे। तो अच्छा, छोटे छोटे बच्चे होते थे गैदरिंग्स में, तो टीचर आती थी, अरे विक्रम, ये 4 गधे बनाने हैं, ये 3 मोर बनाने हैं, ये 2 हरिण बनाने हैं, ये 4 कौवे और 3 पैरट्स। ऐसे 3-3 से 400-400 बच्चों को हम लोग मेकअप करते थे। तो अभी ये गधे और कौवे और पैरट्स बनाना, इसका मतलब क्रिएटिविटी कुछ आज सुधर ही नहीं। जैसे कि पैरट बनाना है, ग्रीन करना है, फिर रेड नोज करना है, बकरा बनाना है तो पेपर मैश का बकरे का सिंग बनाना है। तो ये सब बहुत प्रैक्टिस मिला। तो स्ट्रगल से ज्यादा मुझे लगता है कि हमने एंजॉय ही किया सब। जी। तो ये आपकी जो शुरुआत रही और जो शुरू की ट्रेनिंग रही और शुरू के एक्सपीरियंसेस रहे, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते गए आपके करियर को आगे ले फिर जाने फिल्म के लिए। इंस्टीट्यूट में मैं जब गया, जी, तब एक्चुअली वाइड स्प्रेड थोड़ा विजन। वहां पर एक शख्स थे, प्रोफेसर थे मेकअप के, उनका नाम था अंजी बाबू, ओके, एस अंजी बाबू। अंजी बाबू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिल्म इंस्टीट्यूट में मैं कैजुअल बेसिस पे काम करता था, लेकिन 4 साल मैंने काम किया वहां। तो 4 साल में अंजी बाबू ने मुझे उसकी लाइब्रेरी, मेकअप की जितनी भी किताबें थी, और एक्सपेरिमेंट बहुत सा किया। हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में 2-3 फिल्में दिखाई जाती है, उसमें मुझे अच्छी अच्छी फिल्में देखने, मतलब हिचकॉक है, और बहुत पुरानी, जिसमें मेकअप के, लॉन चैनी की वगैरह फिल्में जिसमें मेकअप के इफेक्ट्स थे, वो देखने मिले, पढ़ने मिला। अंजी बाबू जैसा इतना लर्नेड आदमी, जिसको बहुत इंफॉर्मेशन था वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, वर्ल्ड सिनेमा के मेकअप के बारे में। डिक स्मिथ है, लॉन्च है, बहुत से उनको, माइकल वेस्टमोर है, वो सब मुझे पढ़ना मिला उधर, और देखना मिला, काम देखने को मिला। राइट, उसके बाद में अंजी बाबू का एक थोड़ा सा, अंजी बाबू का स्टाइल अलग था काम करने का, और ओके, बहुत मजेदार है ये। अंजी बाबू जो थे, वो उनके दिमाग में बहुत सी आइडिया आती थी, नॉलेज बहुत था, लेकिन उनका प्रॉब्लम एक था, वो जो आइडियाज है वो उनके हाथ से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, सो अंजी बाबू यूज मी एज अ टूल। ओके, मेरा हाथ अच्छा था, मैं काम अच्छा करता था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। अंजी बाबू को बहुत जानकारी थी, लेकिन उनका वो प्रॉब्लम था। तो वो कॉम्बिनेशन में हमने काम किया, इससे मेरी प्रैक्टिस और बढ़ी। स्पेशली प्रोस्थेटिक मेकअप वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, और फिर मैं उनकी डिप्लोमा फिल्म, पोस्ट डिप्लोमा फिल्म स्टूडेंट्स की होती थी, उसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। ओके। तो आप उनके विजन को ट्रांसलेट करते थे। राइट। या तो आपने शुरू में ही प्रोस्थेटिक्स भी सीख लिया था, और जाहिर है ये सब मेकअप का बेस हो जाने के बाद फिल्म्स तो आपके लिए काफी इजी होने लग गया होगा फिर फिल्म्स में काम करना। हाँ, मतलब क्या होता है, एक आध चीज की आपको प्रैक्टिस हो जाती है किसी इंस्टीट्यूशन में, फिर बिल्कुल। बाहर जाने के बाद एकदम से आपको झटका नहीं बैठता, ये क्या है, ये हम्म। क्या है। हाँ, तो कैमरा क्या होता है, टीवी कैमरा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा क्या है, मिसलसन क्या है, कलर कैमरा क्या है, कलर फिल्म क्या है, वो सब ट्रेनिंग जैसे स्टूडेंट की हुई, वैसे ही मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई। सो ओके। क्या था कि बाहर जाने के बाद, जब हम बाहर के फील्ड में काम करते जाके फिल्मों में,
तब फिल्म इंस्टीट्यूट से कोई लड़का आया तो उसको एक अलग रिस्पेक्ट होता है, वो रिस्पेक्ट भी मुझे मिला क्योंकि उस लेवल पे मैं बात करता था उन लोगों से, जैसे कि स्क्रिप्ट के ब्रेकडाउन पे बात आज तक किसी मेकअप वाले ने की नहीं। कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर डिजाइनिंग, मेकअप डिजाइनिंग का आज तक इंडिया में हुआ नहीं था। तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई। राइट। तो आपने जब भी आपको पता चला कि इस मेकअप में आपका इंटरेस्ट भी है, स्किल भी है, तो फिल्मों में ही मेकअप करना है ये आपने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था? क्योंकि मेकअप के दूसरे भी पहलू हैं, आप सैलून में काम कर सकते हैं या फ्रीलांस ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ तय किया नहीं था कि फिल्मों में काम करना है। ओके। मेरा फंडा एक ही था कि घर पे माँ थी, पैसे कमाने थे, एक अच्छा काम अपने को जम रहा है, सब लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब एक इंस्पिरेशन आता है, एक हौसला अफजाई हो जाती है और फिर आप वही काम अच्छा करने लगते हैं। बस इतना सिंपल लॉजिक। हाँ, वो काम करते करते कोई बुलाता है नाटक के लिए, कोई बुलाता है टीवी फिल्म के लिए, कोई बुलाता है सिनेमा के लिए। सिनेमा ये मेरे लाइफ में एक्सीडेंटल आया था। हम तो ऐसे सोचे थे कि फिल्म इंस्टीट्यूट में अभी इतने साल गुजरे हैं तो मुझे वहां पर नौकरी लग जाएगी। अच्छा। फिर नौकरी करूंगा, वहीं पर मैं एंजॉय कर रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तब तक मैंने जो देखा था बीच बीच में, उससे मैं हेट ही करता था, मुझे नहीं आना था। ये ऐसे मैंने देखा था हमारे जमाने। तो लेकिन मेरा एंट्री बहुत ड्रामेटिक हुआ है फिल्म्स में। जी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक एक्टर को हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्टर हमारे पास आया, सरदार पटेल बन रही थी, उसने पूछा कि मुझे खान अब्दुल गफार खान का रोल करना है, तो मैंने उसको वैक्स का नाक लगाया। वो श्याम बेनेगल के यहाँ गए, फिर श्याम बेनेगल ने उनको पूछा कि ये मेकअप किसने किया आपका, तो विक्रम गायकवाड़। फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं गया, परेश रावल था, फिर उसको नाक लगाया, उसको परेश रावल की नाक चेंज करनी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब मामला था, वो बहुत ड्रामेटिक था। तो श्याम बाबू से मैं मिला तो श्याम बाबू, अभी के अभी आप जाइए, गुजरात में शूट चालू है, हमारा शूट सफर होगा, तो आप वो जो भी किया है आपने वो कीजिए, वो परेश रावल को जाके। तो बॉम्बे के बहुत से मेकअप आर्टिस्ट वहां थे, लेकिन उनका काम कुछ क्योंकि प्रोस्थेटिक फर्स्ट टाइम वो लोग भी फेस कर रहे थे। तो ये सब चीजें, वो ड्रामेटिक एंट्री है मेरी फिल्म्स में। फिर होता क्या है, फिर कैमरामैन है, डायरेक्टर है, एक्टर्स है, वो जाके अपनी माउथ पब्लिसिटी करते हैं, अरे वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का। फिर ये काम देखते ही श्याम बाबू ने मेकिंग ऑफ द महात्मा मुझे एचओडी लेके साउथ अफ्रीका चले गए। वहां पर महात्मा गांधी का अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा गांधी जो था, उनकी 40 तक उम्र के तक वो फिल्म है। हाँ। उसमें साउथ अफ्रीका में मुझे लेके, ये विक्रम आप बहुत अच्छा काम किया आपने, एंड यू आर वेरी सिंसियर एंड बॉय लाइक यू एंड यू जस्ट कम विथ मी। तो यहाँ पर ट्रायल्स की, तो ऐसे सब होते गया। और मैं फिर मैंने कहा एक दिन श्याम बाबू को कि मुझे आपका हिंदी सिनेमा है, उसमें जो हाजी पाजी और ये सब चलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्योर थिएटर का आदमी हूँ और आई डोंट लाइक दैट। तो श्याम बाबू बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो पसंद है वो काम करो, जरूरी नहीं कि आप हीरोइन के पीछे आईना लेके लिपस्टिक लगाते घूमो, वो भी एक अच्छा काम है, वो काम भी एक कला है, लेकिन आपको कैरेक्टर में इंटरेस्ट है, आप कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में करो। तो ये था, इसलिए फिर मैं, और नसीब से मुझे मिलते भी उसी टाइप की फिल्में मुझे। राइट। वो कहते हैं ना कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो आपने जब ठान लिया था कि आपको कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स करने हैं तो वही आपकी तरफ आते गए। पहला जब अवार्ड मिला आपको, उसके बारे में बताइए, वो फीलिंग क्या थी, कौन सी फिल्म थी, कौन सा कैरेक्टर था जिसके लिए अवार्ड? हुआ क्या, शुरू से मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले हैं कि मुझे ऐसे अंदर से लगता था कि इसका एप्रिसिएशन हो, इसको अवार्ड मिलेगा। अच्छा। जैसे कि सरदार पटेल था, उसके बाद में नेताजी किया, भगत सिंह किया, बहुत से सेम ऐसे ही कैरेक्टर्स, मतलब बायोपिक कैरेक्टर गांधी किए। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि
कोई तो अप्रिशिएट करे यार। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किया, मिल्खा किया। तो फिर एक दिन मैंने श्याम बाबू को बोला, श्याम बाबू ये क्या है, सब लोगों को नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड मिलता है, हम लोग इतना काम करते हैं और हमको तो अवार्ड है नहीं, सब लोगों को खाने को परोसा हुआ है और मैं खाली बैठा हूँ, ऐसे कैसे? श्याम बाबू है, मणि रत्नम है, ऋतुपर्णा घोष है, इन सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, गौतम घोष है, सबको मैंने कंप्लीट किया। व्हाई नॉट नेशनल अवार्ड? हम इतना काम करते हैं, मैं इतना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आखिर में नेशनल अवार्ड क्रिएट हुआ। श्याम बाबू कॉल मी, विक्रम नाउ टेक योर अवार्ड्स। और फिर शुरू में तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि एक ट्रैफिक सिग्नल नाम की फिल्म थी, मेरी रंग दे बसंती थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, पर ठीक है, सवाल वो नहीं है मुझे मिले ना मिले, सवाल ये है कि नेशनल अवार्ड क्रिएट हुआ इस कैटेगरी के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर मोनेर मानुष नाम की फिल्म मैंने की। प्रसन्नजीत, डॉक्टर प्रसन्नजीत है, कलकत्ता के एक्टर है जी। उनके फेस के ऊपर मैंने लालन फकीर का एक यंग टू ओल्ड ऐसे लुक किया था। ओके। तो मोनेर मानुष के लिए नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड मिलते ही बहुत वो एकदम न्यूज आती है ना टीवी के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मजा देखिए, ये जो प्रसन्नजीत है बहुत ग्रेट एक्टर है, उनके फेस के ऊपर मेरे को 2 नेशनल अवार्ड मिले, एक जातीश्वर, एक जातीश्वर और एक मोनेर मानुष। लेकिन उस वक्त में उनको मिला नहीं अवार्ड, तो मुझे फोन करके बोलते यार तेरे को अवार्ड देते, मेरे को अवार्ड नहीं देते। इस तरीके का होता है। 4 नेशनल अवार्ड है मुझे। एक बाल गंधर्व मराठी फिल्म के लिए है, एक डर्टी पिक्चर आपको पता है विद्या बालन की आई, वो, और ये 2 फिल्में, और फिर आईफा बस से बाकी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, क्योंकि फिर ऐसे लगता है अरे यार हम लोग ने जितनी मेहनत की आज तक उसका कुछ अप्रिसिएशन हुआ है, उसका कुछ फल हमको मिला है, क्योंकि बहुत इंटेंस काम है मेकअप का, बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो ये करते वक्त बहुत टेंशन, ब्लड प्रेशर हो जाता है, रात की नींद हराम हो जाती है। बिल्कुल। और जाहिर है अवार्ड्स मिलते हैं तो प्रोत्साहन भी मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। जब भी हम फिल्म्स में काम करते हो तो अभी आजकल की फिल्म्स में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वीएफएक्स इफेक्ट्स होते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी रोज आती रहती है, तो इसका आपके काम पर क्या प्रभाव होता है? हमारे काम पे 2-3 प्रभाव है इसके। जी। पहली तो बात ये है कि डिजिटल मीडिया शुरू हुआ। पहले फिल्म था, फिल्म में ऑप्टिकल था, फिल्म में टेक्सचर था, हाँ, फिल्म में अलग ब्यूटी था। डिजिटल में प्रॉब्लम यह है कि डिजिटल में जरूरत से ज्यादा शार्पनेस और कलर सैचुरेशन है। तो डिजिटल में जब आप मेकअप करते हैं, स्किन टोन देते हैं, तो बहुत संभाल के और बहुत पतला थीन लेयर में काम, स्किन के नजदीक काम करना पड़ता है जी। उसी को एचडी मेकअप करते हैं, करेक्ट? राइट। अभी डिजिटल में ये प्रॉब्लम है, बहुत संभाल के आपको मेकअप करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरा एडवांटेज ये है कि डिजिटल में आप करेक्शन भी कर सकते हैं, पोस्ट नाम की चीज, पोस्ट ग्राफिक्स, करेक्ट? राइट। अभी ऐसा है कि ये तो चलते रहेगा, ये आपको एडवांस जैसे हो गया, आप डेवलप होते जाएंगे। मेन प्रॉब्लम कहाँ है हमारे इंडस्ट्री का? अब कुछ एक्टर्स हैं जिनकी उम्र हुई है, जिनको आई बैग्स थोड़े से शुरू हो गए आने, रिंकल्स, तो अभी वो पोस्ट पे मिटाए जाते हैं। आप समझ रहे? राइट। पोस्ट टेक्नोलॉजी पे वो ग्राफिकली पेंट किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ का स्किन लेके यहाँ लगाना और वो इवेपोरेट, करेक्ट? ये शुरू हो गया। इसका मतलब है आगे जाके पूरा मेकअप पोस्ट पे हो सकता है। मेकअप आर्टिस्ट डेंजर है, इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर आपके पास फाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ क्या है? आप तो ह्यूमन है,
आपने ही टेक्नोलॉजी ये निर्माण की, बिल्कुल। क्रिएट की है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्टर बिना मेकअप के कैमरा फेस करेगा, कितना भी उसे पोस्ट प्रोडक्शन का आश्वासन दिया जाए, फिर भी नहीं, एक्टर्स को मेकअप तो लगता ही है कैमरा के सामने। एक्टर्स का डिजिटली जो अभी एक्टर्स के फेस के ऊपर करेक्शन होते हैं, उसके भी एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर वो बोले कि नहीं, मेरा, मैं जब 25 साल का था, उस स्कीम को आप ड्राफ्ट करके मुझे लगाइए, तो वो निकालेंगे दिल वाला दुल्हनिया और उसका स्क्रीन क्रैप करके लगाएंगे। बहुत आगे गया है ये मामला। ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर मेकअप आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? तो मेकअप आर्टिस्ट का काम क्राफ्टिंग का है। डिजिटल पेंटिंग और हैंड पेंटिंग में जो फर्क है, वो कुछ लोग रिफर करेंगे। या और फिर आपको इतना स्किल काम करना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। और इन दोनों में से कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा ज्यादा रहेगा? कॉस्ट इफेक्टिव आपको पोस्ट का ज्यादा रहेगा। अच्छा। हाँ, पोस्ट का कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होएगा, लेकिन पोस्ट में अगर ज्यादा काम होने लगा तो कॉस्ट इफेक्टिव उल्टा रेयर केस में मेकअप होगा, ह्यूमन मेकअप, स्किल मेकअप। राइट। हाँ, राइट। तो आज अगर किसी को एज अ मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है, तो उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए? उनको क्या कुछ कला आनी चाहिए? कौन से स्किल्स होने चाहिए उनके पास? उनको सबसे पहले बेसिक मेकअप से लेके, स्किन से लेके, कलर थेरेपी से लेके, सब कुछ टेक्निकली, नॉट ओनली प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल ऑल्सो। क्या हो रहा है, हमारे जमाने में गुरु का काम सीखते सीखते लोग आए, सर्वा हो गए। आज की तारीख में आपको इसके आगे जाना है तो सिर्फ देख देख के, कॉपी कर करके और अपने आप को डेवलप करके नहीं होगा। आपको दुनिया का स्टडी चाहिए, आपको स्किन का स्टडी चाहिए, आपको कॉस्मेटिक का स्टडी चाहिए, उसमें क्या मटेरियल, क्या केमिकल यूज किया है वो पता चाहिए। आपकी स्किन का टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर में कौन सा कॉस्मेटिक जाता है वो पता होना चाहिए। तो नॉलेज बढ़ना चाहिए। आपको पहले 5-6 महीने में आप किसी गुरु के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, आपको जो भी है 1500 जो भी है आपको पर डीएम शुरू होता है। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा, टेक्निकली आपको 2-3 साल सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको असिस्टेंटशिप करना पड़ेगा और 3 साल, उसके बाद में अगले 6 साल आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए सर। हाँ, आपको नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे, आपको फॉरेन जाना पड़ेगा या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा जहां पर आपके एडवांस नॉलेज हो सके। तो फिर आपको अगले 6 साल आपको एक अच्छा टेक्नीशियन करके माना जाएगा और 12 साल पूरे होते ही आप टॉप पे जाएंगे। ये एक तप बोला जाता है। तो ये एक वन टाइम लीप नहीं होगा, ये एक प्रोसेस होगा, ऑलमोस्ट जैसे वेस्ट में होता है। आपकी 3-4 साल की ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप या असिस्टेंटशिप होती है, और उसके बाद ही आप आगे कुछ कर पाते हो। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि हमें बेहतरीन टेक्नीशियंस मिलेंगे, पढ़े हुए, पढ़े लिखे, शिक्षित। जी, हमें अनपढ़ लोग नहीं चाहिए जी। हाँ, हमारे यहाँ आज तक एक्टिंग हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम, अनपढ़ लोग आए। किसी के भी पीछे स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए। तो फिलहाल इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट है जो इस तरह का कोर्स ऑफर करती है, जैसे डिग्री के बराबर का कोई कोर्स हो, 3 साल मुझे का, नहीं लगता, 3.5 मुझे साल नहीं का? लगता। और जो भी प्राइवेट है
वो हाथ में अपना नॉलेज रख के इतना इतना सा कुछ देते हैं रॉन्ग, और बहुत फीस लेते हैं। बिल्कुल। क्यों लेते हैं? क्या सोना बांटते हैं, सोना लगाना सिखाते हैं? और ये लोग मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत पैसा लेते हैं। क्यों? राइट। बहुत कम समय में इनको बहुत अमीर हो जाना है। मत करो ऐसा। पब्लिक का सर्विस है, पब्लिक को सर्विस दो। आप पैसे लो, एक्सक्लूसिव बिजनेस है। कॉस्मेटिक महंगे हैं, मैं सब जानता हूँ, फिर भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स आनी चाहिए। टाटा है, बिरला है, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने इसमें आना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन ने नहीं। बिजनेसमैन वापस वही करेगा। जी। और ऐसे टेक्निकल स्कूल चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट। जिसमें कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको, या 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको एंट्री मिले। और आपको आर्ट बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा, क्योंकि आर्ट बैकग्राउंड वाला आदमी जब मेकअप करता है, उसका मेकअप अलग ही होता है। जी। तो आर्ट बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो हम लोग ने क्या किया, हमारे गुरु आर्टिस्ट है, हम लोग ने पेंटिंग भी किया, स्कल्पचर भी किया। उसके बाद में हम म्यूजियम में जाके घंटों दिन दिन भर हम लोग पेंटिंग देखते थे, शेड्स देखते थे। फिर काम थोड़ा अलग, स्टडी अलग हो जाता है। राइट। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपको फॉरेन जाकर कहीं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना चाहिए? महसूस हुआ, लेकिन पैसे कहाँ थे। फिर हमने एक फिल्म की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। राइट। हम लोग उस शूटिंग के लिए लंदन गए, फिर वहां से न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में शूटिंग खत्म होने जाने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन की। ओके। वहां पर एक त्रिलोक मलिक करके मेरे दोस्त हुए, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की। स्पेशल इफेक्ट वर्कशॉप नाम की एक स्कूल थी, जिसमें मुझे प्रोस्थेटिक सीखना था। ओके। यहाँ पर मैं प्रोस्थेटिक एप्लीकेशन, मैंने अपने मटेरियल खुद ढूंढे थे, सब कुछ खुद किया था, लेकिन टेक्निकली पता नहीं था कि ये सही है या गलत। इसीलिए स्कूल चाहिए, नहीं तो बहुत समय जाता है ढूंढने में। हमारे एक दोस्त है यहाँ पर, अनिल पेमगिरीकर, बॉम्बे में, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी बिता दी वो पूरा प्रोस्थेटिक पीसेस बनाने में, लेकिन उनको बहुत टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही के खुद एक्सपेरिमेंट करते थे। सरदार पटेल में उन्होंने शुरू शुरू में प्रोस्थेटिक पीसेस बनाए, सब कुछ किया, अभी भी काम कर। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, तो फिर मेकअप स्पेशल इफेक्ट वर्कशॉप मैंने ज्वाइन की। वहां पर त्रिलोक मलिक और मामूटी, अपने बहुत बड़े स्टार है जी। केरला के, मलयालम फिल्म के, वो उन्होंने अम्बेडकर किया था, उनको मैंने मेरे एग्जाम में मॉडल कर दिया। तो वहां ओके। पर क्या हुआ कि उनकी करीब करीब $4,500 की वो कोर्स था। उतना तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये सब हमने उनको बताया। स्कॉट स्लाइगर नाम का एक प्रोफेसर, तो स्कॉट स्लाइगर मुझे बोला, यहाँ पर चाइनीज, मैक्सिकन और बहुत छोटे छोटे देशों के लड़के हैं, अच्छा काम करते, लेकिन तुमको तो 15 साल हो गए काम करते हो, तो तुम उनको अपना काम दिखाओ। हम तुम्हारा जो है $1,500-1,600 हम लोग गेस्ट लेक्चरर को देते हैं, वैसा तुमको देके वो कट करेंगे। और मुझे सिर्फ $1,500 भरने पड़े। ओके। और वहां पर इक्विपमेंट और प्रोस्थेटिक्स मैंने सीख लिया। और उससे भी ज्यादा उनका जो प्रोग्रामिंग है, एक स्क्रिप्ट के ऊपर आप कैसे काम करते हैं, जी। और हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में अभी अभी कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो हाइजीन का मतलब हमारे यहाँ कुछ पता ही नहीं था, कि भाई ब्रशेस यूज करते हैं, स्पंज यूज करते हैं, एक का ब्रश लिपस्टिक का दूसरे के ऊपर, तो उसका बैक्टीरिया अंदर जा सकता, कुछ पता नहीं था। तो ये सब चीजें हैं। तो मैंने एकेडमी में मैं गया, और फिर मुझे ध्यान में आया, यूट्यूब और इंटरनेट तो आज निकला है, उस वक्त तो आपको जाके ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो इन लोगों ने बहुत कोऑपरेशन किया और मैं वहां से आया। लेकिन मैं यहाँ पर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप सुनिए, गौर से सुनिए। जी। जी। हमें
मटेरियल नहीं मिलता था, हमको डिपेंड रहना पड़ता था फॉरेन के मटेरियल कब शिपिंग होगा या कब अवेलेबल होगा दुकानदारों को। राइट। तो हमको क्या करना पड़ा, हमको अपना मटेरियल खुद निर्माण करना पड़ा। जैसे कि आसाम से एक वर्जिन लेटेक्स आता है व्हाइट कलर, उस लेटेक्स को हम अपने केमिकल डाल के प्रोसेस करते थे और फोम रबर बनाते थे। ओके। हाँ, वैक्स आता था, बीज वैक्स के साथ हम इफेक्ट्स देते। तो इसका क्या हुआ मतलब कि हमारा जो इनोवेटिव ब्रेन था उसको उसी चीज का प्रैक्टिस हुआ। आज के जैसा किसी दुकान में जाओ मांगो कुछ स्पेशल इफेक्ट का, वो रेडीमेड है, हो गया डिपेंडेंट, वो सोचता नहीं, वो आता है लगा देता है। वैसे हमारा हुआ नहीं। अगर हमारा डायरेक्टर बोलता है कि मुझे हेयर इफेक्ट ज्यादा ये चाहिए, तो एक कोई वेस्टर्न अगर मेकअप आर्टिस्ट होगा, बट आई डोंट हैव दैट थिंग, आई कांट डू इट, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। मैं कोशिश करता हूँ, हम कुछ भी आटा वाटा लेके, मैंने आटा लगा के एक पीस बनाया था धर्म फिल्म, बनारस में अचानक से मुझे कट मारना है गले पे, तो वो सेक रहा था रोटी वहां पर, वहां से मैदे का आटा लगा के स्किन टोन लगा के हमने, एक का हाथ काटना था यहाँ पर, 2 दूधी लगा के मैंने काम किया। दूधी लंबे लंबे दूधी लेके ज्वाइन करके ये उड़ाता, अंदर से खून आता, ये वहां नहीं चलेगा। आपको हाथ काटना है 2 महीने पहले बोलो, हम प्रिपरेशन करें। बिल्कुल, इंडियन जुगाड़ वहां नहीं चलेगा। ये फर्क है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो आप शुरू से ही आत्मनिर्भर रहे हैं अपने कला को लेकर। आज जो हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आप पहले से ही रहे हैं और यही शायद आपकी खास बात है, यही वो सीक्रेट है जो आपको अपने करियर में कामयाब बनाती है। विक्रम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी अगर जैसे आपने प्रोटोकॉल बताया, किसी भी आर्टिस्ट को टेक्नीशियन बनने के लिए क्या करना चाहिए, समझो वो उस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई एसोसिएशन है या है एसोसिएशन है, इंडस्ट्री में एसोसिएशन है, उस पे अप्लाई करो, वो कार्ड देते हैं। ओके। एक एसोसिएशन अपने पीछे होना बहुत जरूरी होता है जी। क्योंकि कभी कभी बहुत ही सभ्य लोग हमारे पैसे डुबा सकते हैं जी। और तब एसोसिएशन उनको स्टॉप कर सकता है उनका शूटिंग। और एसोसिएशन की फीस आप भरते हो, नॉमिनल फीस होती है, आप भरते हो। कुछ हॉस्पिटल्स में उनकी कॉस्ट है परमानेंट, जो कि आप एडमिट हो सकते हो, बहुत से उनके एडवांटेजेस है, उनका कार्ड होता है अपने साथ। तो वो एसोसिएशन को अप्लाई करो और उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस करो, नॉट प्रोफेशनल, लेकिन आप थिएटर करो, इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है आपके पास, वो करो और फिर किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के अंडर आप असिस्ट करो, पैसे कमाओ और फिर अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, अच्छा सा प्रोस्थेटिक का कोर्स करो, नॉलेज अपग्रेड करो। अगर यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट में प्रोस्थेटिक सिखाया जाता है, वहां ज्वाइन करो, अपग्रेड करो खुद को, और फिर बहुत सेफ और बहुत स्काई इज अ लिमिट। आज वेब सीरीज चालू है, सिनेमा चालू है, टीवी चालू है, बहुत कुछ चालू है। एब्सोल्युटली। और ये कोई भी कर सकता है, लाइक गर्ल्स बॉयज हर कोई इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या कोई एज लिमिट है या ऐसा कुछ लिमिट है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सोलिक इंटरेस्ट और ईमानदारी होने वाला वो क्वालिफिकेशन है उसका। ओके। वो वाला कोई भी कर सकता है। राइट। मैं अपने व्यूअर का एक सवाल लेना चाहूंगी। आपके ही स्टूडेंट हैं और हमारे मेकअप वीक के एक्सपर्ट भी रह चुके हैं, अमोद दोषी, जो प्रोस्थेटिक के एक्सपर्ट हैं। ये कह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल का ऐसे है कि वो ढंग से हो तो अच्छा है, उसके ऊपर अच्छे लोग होने चाहिए। जैसे आपने जो एक्सपर्ट लिया है वैसा एक्सपर्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए बहुत जेन्युइन लोग चाहिए। क्या है, यहाँ पर एक नाम होता है और उसके क्लासेस होते हैं 10 जी।
मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर स्कूल निकालूं तो मैं सिखाऊं, राइट। कोचिंग क्लासेस जैसे ब्रांचेस ना निकालूं। समझ में ओके। आया ना? सो गवर्नमेंट ये झेल पाएगा क्या? मुझे ऐसे चाहिए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन सिखाने वाले लोग चाहिए जो कि स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, जो नॉलेज है स्टूडेंट को ईमानदारी से दे और उसके सर्टिफिकेशन का वजन हो इंडस्ट्री में। राइट। लेकिन सिर्फ अभी मैंने हमारी यूनियन को भी बोला था कि आप 3 टाइप के कार्ड क्यों नहीं निकालते, ग्रीन, येलो एंड रेड। शुरू में आप जब काम पे आता है इंसान 1-2 साल के लिए उसको रेड दो, 3 साल कंप्लीट होने के बाद येलो दो, 5 साल के बाद उसको ग्रीन दो। इसका मतलब वो सीनियर हो गया। तो राइट। ग्रीन कार्ड जिसके पास है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मुझे लोग फोन करके बताते हैं आपका सीवी भेजिए, हमारा ये मेकअप करना है। तो मैं बोलता हूँ मेरा सीवी वीवी नहीं है, मेकअप क्या है बताओ, आके ट्रायल करता हूँ, जमा तो हाँ नहीं तो नहीं। सीधी बात है, ये प्रैक्टिकल काम है, इसमें आप सर्टिफिकेशन दिखा के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोई इंस्टीट्यूट का लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है वहां, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकली, अरे स्टार के हाथ सामने खड़ा होके काम करना कोई मामूली चीज नहीं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसको कन्विंस करना पड़ता है। तभी रणवीर सिंह और रणवीर कपूर जैसे लोग इतने बड़े गेटअप के लिए रेडी होते हैं संजू और कपिल देव के लिए। समझ में आया? जी जी। हीरोइन हीरोइन के सामने मेकअप के लिए खड़े हो तो हीरोइन तो आपको वैसे भी खा जाती है, क्योंकि उसको जो कॉस्मेटिक का नॉलेज है वो तुमको हो ही नहीं सकता। दिन रात वो वही सोचती है, खुद जी। इतना अच्छा मेकअप करती है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? तो सवाल ये है कि इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सवाल वो नहीं, जेन्युइनिटी, उसमें इक्विपमेंट्स है क्या? मेरे को यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारे पूना में, तो वहां पर मेरे को बुलाया गया है एक डिपार्टमेंट इसका स्टार्ट करने में, लेकिन वो कर सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। जी। तो मुझे ऐसा नहीं, टाटा टाटा जैसे लोग यहाँ इसमें गवर्नमेंट से भी ज्यादा आना चाहिए। ओके। एक और सवाल है रिचर्ड जोसेफ का। वो कह रहे हैं कि फॉरेन आर्टिस्ट को कैसे हैंडल करें जो लोकल टैलेंट से काम ले लेते हैं और उनके अगेंस्ट एसोसिएशन या यूनियन कोई एक्शन नहीं ले पाते। आपकी कुछ एडवाइस है इस बारे में? देखिए, फॉरेन आर्टिस्ट आते हैं, कोई एक्टर या कोई प्रोडक्शन को पता नहीं होता कि ये इंडिया में भी काम हो सकता है, वो बुलाते हैं, करेक्ट? जी। अभी वो जब आते हैं तब हैंडल कैसे करना है, ये बात ये है कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज, जी। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट के कुछ लिथार्जिक आदतें उनको अच्छी नहीं लगती, प्रोफेशनल होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हमको संभालनी पड़ती है, फिर वेवलेंथ जोड़ते जाता है। सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये है कि हमारे यहाँ आके जो अनऑथराइज फॉरेनर साल 2 साल काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, क्या मैं अमेरिका में जाके कर सकता हूँ? जी नहीं। मैं आपको 10 लोग यहाँ दिखाता हूँ बॉम्बे में कम से कम, जो सालों साल काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को उनका परमिट चेक करना चाहिए, ये कितने दिन यहाँ है, क्यों है, ये जाके वापस आता है। हमारे प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर ने हमारे इंडियन लोगों को चांस देना चाहिए। अरे चांस तो दो और फेल कर दो और बुलाओ। तीसरा प्रॉब्लम है कि हमारे एक्टर्स जो है, अरे मेरे लिए हॉलीवुड से आया था मेकअप आर्टिस्ट, उनका एक अलग ही ट्रिप है। मेरे लिए वो आती है अमेरिका से दाढ़ी लगाने को, 2 लाख रुपया रोज हम देते हैं उसको। इसका मतलब क्या है हुआ कि मेरे लिए वो जो एक्टर का मैं मुझे मेरा है ना, वो हाँ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो तो अच्छा है। ओके। और आपकी तरफ से कोई एडवाइस है जो आप अपकमिंग आर्टिस्ट को देना चाहेंगे? ईमानदारी से काम करो। मैं जब काम करता था, मैं जब बचपन से 24 घंटा मेरे दिमाग में सिर्फ
मेरा काम था। आप 24 नहीं, कम से कम 8-10 घंटा रखो। काम जब करते हो तो तब काम ही करो, और एंजॉय जब करते हो एंजॉय ही करो, काम की मत सोचो। तो फोकस करो, नया नया एक्सपेरिमेंट करो, रोज काम हो ना हो, मेकअप का कुछ एक मेकअप करो, मेकअप के बारे में कुछ पढ़ो। और राज की बात बताता हूँ, कुकिंग सीखो। अच्छा जितना आप कुकिंग अच्छा सीखोगे उतना मेकअप अच्छा होगा। सर, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन ऐसा है कि आप कुकिंग जब करते हैं तब मन में आप छौंक मारते हैं, हाँ तेल डालते हैं, हाँ तेल गरम करते हैं, उसके बाद में फिर हल्दी और ये। तो फिर मैंने स्टडी किया, जो लोग ये इकट्ठा डालते हैं उनका खाना ठीक नहीं बनता, लेकिन जो टाइमिंग देते हैं, राई को अपना टाइमिंग, कड़ी पत्ता को अपना टाइमिंग, जीरा को अपना टाइमिंग, मेकअप में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जी आप अंडर बेस लगाते हो, टाइमिंग दो, सूखने दो। बेस लगाते हो, गर्मी बॉडी के टेम्परेचर के बाद साथ उसको ग्लो होने दो, टाइमिंग दो। उसी के ऊपर ब्लशर शुरू किया, ये उस एक्टर को टाइम नहीं होगा, एक्ट्रेस को मत करो। फिर खिचड़ी पकाओ अगर टाइम नहीं होगा तो ये सब है। एक सब्जी है, समझो दूधी है, दूधी को आप अलग अलग ढंग से काटो, वो अलग अलग लगती है, उसके कट पे से। प्याज है, इसमें से आप डेवलप करो, फिर वो जो आपको ब्रेन को प्रैक्टिस मिला है वही मेकअप में रिकॉल होता है काम करते। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन सीक्रेट बताया है आपने। सारे मेकअप आर्टिस्ट अगर कुकिंग सीख जाएं और कुकिंग उतना ही सीखो। ध्यान से, पेशेंस से। नमक का जी प्रमाण कितना, नमक का प्रमाण जी कितना चाहिए आप बिल्कुल। बताइए, कोर्स में सिखाते हैं किसके, किसी नहीं। एक्सपीरियंस। यस। पानी कितना चाहिए, कौन से सब्जी में क्या नहीं डालना है। मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं करना है, ये बाय हार्ट करना पड़ता है पहले, जी बाद में अपने आप आता है क्या करना है। राइट सर, अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है, लॉकडाउन में है, सब काम बंद है, ऐसे में एक मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट, मैं जो कर रहा हूँ वो करना चाहिए। और आप क्या कर ऐसे रहे में हैं? मेकअप आर्टिस्ट को पेंटिंग स्केचेस करना चाहिए। ओके। आओ ना, स्केचेस के आपको बुक मिलते हैं, वो बुक के ऊपर सेम स्केचेस आप ड्रॉ करो। ओके। उसके बाद में एक कैनवास या पेपर लो, उसके ऊपर अच्छा कुछ नहीं आना है, लाइन मारते बैठो, सीधे लाइन मारो, आड़े लाइन मारो, गोल निकालो, टिक मार्क निकालो, देखो कितना फर्क पड़ता है आपको लाइनर लगाने में। ये प्रैक्टिस करो। एक मिट्टी लो, मिट्टी को सिर्फ मलो हाथ से, एक नाक तैयार करो, कैसी भी हो, आंखें तैयार करो, गाल तैयार करो, देखो। इसके बाद आप चेहरे पे जाओगे तब किस सॉफ्टनेस से आप काम कर रहे हो चेहरे पे, और आपको क्या क्या पता चलता है, एनाटॉमी, अंदर का बोन तक आपको पता चलता है। ये करो। अच्छा संगीत सुनो, गाना सुनो, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखो, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है। पेंटिंग करो, नाइफ पेंटिंग करो, स्पंज से हम लोग काम करते हैं ना, जी पेपर पे या कैनवास पे स्पंज से करो आप काम। बहुत कुछ है, फिल्में देखो अच्छी। लॉकडाउन में, मैं जो हूँ लॉकडाउन में, मुझे समय नहीं काफी पड़ रहा है, इतना काम है सुबह से खाना। सर, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं आपके घर आ रही हूँ आपके हाथ का खाना आपको खाने पता है के लॉकडाउन में लिए। एक और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी पता जी चली, जी। झाड़ू मारते वक्त आगे जाना पड़ता है और पोछा लगाते वक्त पीछे आना पड़ता है। रूल ऑफ द थंब है ये। ये बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया है। पर हाँ, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब वापस काम शुरू हो जाएगा, वापस फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी, क्या आपने खुद के लिए कुछ नया प्लान किया है, कुछ नया सोचा है? मैं क्या सोचूंगा नया, वो तो मेरे को काम देने वाला सोचेगा ना। मैं नया क्या सोचूं, मैं आ, कुछ क्रिएटिव मेकअप करना चाहता हूँ खुद के लिए, जी जिसमें कि सब एलिमेंट्स हो, झाड़ के पत्ते हो, फल हो, फूल हो, उसके बाद में सब टाइप के मेटल्स हो। ऐसे ओके। कुछ अलग सोच रहा हूँ करने का।
लेकिन कोरोना का ये खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काम जब शुरू होगा तब सब दुनिया बदली हुई होंगी, सब रूल्स बदले हुए होंगे, तो उस रूल के हिसाब से जी हमको काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। देखते, मेरे पास बहुत से असिस्टेंट्स बहुत काम करते हैं मेरे साथ, बहुत बड़ी गैंग जी है, तो हम्म। उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे एलोकेट किया जाए कहाँ, और जी हाइजीन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाइजीन तो नॉन नेगोशिएबल हो गया है, वो तो सबको फॉलो करना है, डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, जो शायद एज एन आर्टिस्ट आपको चैलेंजिंग लगेगा, पर कोई नहीं, ना हम कोई लोग इससे आप भी इतने पहले, इनोवेटिव है आप। जी हम लोग पहले जो फिल्में किया हमने, मेरे टीम ने, उसमें हम हर एक हाँ एक्टर का एक अलग बॉक्स रखते थे, उसके ब्रशेस, ओके उसका मेकअप का सामान अलग था, तो हम पहले से ही कर रहे ओके हैं, अभी लोगों को अलग से करना पड़ेगा। राइट। कंघी, विक्रम ब्रशेस, जी 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 बिल्कुल, सारा इक्विपमेंट अलग अलग रखो, से, हाइजीनिक रखो या क्लीन रखो, पर अपनी और उनको पर्सनल वो गिफ्ट कर सेफ्टी देने के का हिसाब से। अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। पर अच्छा पर्सनल आइडिया। सेफ्टी के लिए मास्क पहनना है या वाइजर लगाना है, ये सब हाँ, वो भी सब शायद वो करना सब पड़ेगा। तो पता नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में शायद पीपीई किट भी पहनना पड़े। अभी वो जब काम शुरू होगा तभी अंदाजा आ सकेगा। विक्रम वो जी आपने। एक सेकंड, वो जी जी एक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, जी आपका सर्टिफिकेट, और एक्टर गन रखेगा खुद के पास वो देखने के लिए, वो सब होने वाला है, उसके जी आदमी के पास सब कुछ होगा, तो ये सब होगा, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कौन क्यों रिस्क ले। बिल्कुल। तो आपको भी तो एक्टर से सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, राइट? एक्टर का सर्टिफिकेट वैनिटी के बाहर लगाने का मैं क्लॉज डालूंगा, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मेकअप, मांगना ठीक नहीं लगता। जी, आर्टिस्ट की सेफ्टी स्टार्स की सेफ्टी के साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हाँ, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे टेक्नीशियंस के साथ काम करेंगे, सिर्फ हाँ, आर्टिस्ट के साथ नहीं, तो बहुत अच्छा आइडिया है ये कि वैनिटी हाँ। पे ही उनका सर्टिफिकेट लगाया जाए। विक्रम सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत बातें करके बहुत मजा आया। एंड आई होप आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, और आप बहुत बढ़िया कुछ खाना बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। और मैं भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा लाइव इंटरव्यू लिया, मेरे ख्याल जी से कुछ हमारे असिस्टेंट लोग भी होंगे, तो सब कुछ लोगों को कुछ मिला होगा इससे, मेरे एक्सपीरियंस में से, लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अहमद दशीला दिला